हम लोग के 7वां चैप्टर कौन सा, 7वां में, तो भारत में सिंचाई व्यवस्था। भारत में क्या पढ़ना है, सिंचाई व्यवस्था। इसके बाद हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे 8वां चैप्टर में, ठीक। तो कृषि पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ना है, भारत में सिंचाई व्यवस्था, ठीक। और भारत में सिंचाई की व्यवस्था जो है, इसमें प्रमुख रूप से जानना है कि पहला नंबर क्या, सिंचाई क्या है, ठीक। तो अधिकांश हम लोग खेत के बारे में जानते हैं कि खेती किस तरह से किया जाता है। तो खेतों में खेती करने के लिए क्या किया जाता है, खेतों में पानी पहुंचाया जाता है, ठीक। और किस तरीके से, तो कृत्रिम तरीके से। और ऐसा साधन है कि भारत में देखा जाए तो सभी जगह पर वर्षा एक समान नहीं होने के कारण, अगर जो वर्षा एक समान होता, खेतों में पानी पहुंच जाता वर्षा के माध्यम से ही, तो सिंचाई करने में सुविधा होता लोगों को। लेकिन ऐसा भारत में क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक। और इसी कारण क्या होता है, लोगों को, किसानों को, भारत के किसानों को क्या करना पड़ता है, कृषि करने के लिए कृत्रिम रूप से सिंचाई करने के लिए खेतों में क्या, जब पानी ले जाया जाता है, तो खेतों में जो पानी ले जाने की व्यवस्था है, कृत्रिम तरीके से जो व्यवस्था करते हैं लोग, उसी को ही क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंचाई। तो यहाँ पर देखिएगा तो किताबी परिभाषा दिया गया है कि सिंचाई क्या है, तो कृषि की नियमितता एवं उत्पादकता को बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना, ये क्या कहलाता है, सिंचाई। आप ज्योग्राफी के महर्षि बर्नवाल में जाकर के देखिएगा भारत में सिंचाई व्यवस्था, तो यही परिभाषा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक, सिंचाई का परिभाषा, ठीक। तो सिंचाई क्या है, तो यहाँ समझेंगे हम लोग सिंचाई के बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या, कि खेती करने के लिए, खेतों में फसल उगाने के लिए और कृत्रिम रूप से जो जल को पहुंचाया जाता है, कृत्रिम तरीके से खेतों में जल पहुंचाया जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, ठीक। और सिंचाई का प्रमुख साधन देखा जाए तो सिंचाई के लिए देखा जाए तो नहर देखिएगा, नलकूप, तालाब, कुआं, इस सभी चीजों से क्या किया जाता है, सिंचाई किया जाता है। धान की जो फसल होता है ज्यादा करके देखिएगा नहर के माध्यम से होता है, नदियों के द्वारा लाया गया लाकर पानी से होता है, ठीक। और बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पढ़े थे आप लोग, उससे पहले बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताए हैं। वैसी परियोजना जो एक से अधिक उद्देश्य को पूर्ति करता हो, वही क्या कहलाता है, बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे कि सिंचाई व्यवस्था के लिए किया जाता है, बिजली आपूर्ति के लिए किया जाता है, बाढ़ को नियंत्रित करता है कौन, बहुउद्देशीय परियोजना, नदियों पर बांध करके। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना भी क्या, सिंचाई का एक बहुत बड़ा ही साधन है। बस समझ रहे। तो सिंचाई का कौन कौन से साधन ये जान चुके हैं, बोलेंगे नलकूप, कुआं, तालाब, नहर, बहुउद्देशीय परियोजना इत्यादि, ये सभी क्या सिंचाई का प्रमुख साधन है। लेकिन भारत में, इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में सिंचाई का जो सबसे बड़ा प्रमुख साधन है तो कुआं और नलकूप है। क्या है, कुआं और नलकूप। मतलब भारत में जो कृषि किया जाता है किस सिंचाई के माध्यम से, तो कुआं और नलकूप के माध्यम से। और दूसरे स्थान पर देखा जाए तो नहर के द्वारा। किसके द्वारा, नहर के द्वारा, ठीक। तो कुआं और नहर के द्वारा, ठीक। तो नहर से ज्यादा करके प्रश्न भी आता है कि भारत में सिंचाई का दूसरा सबसे प्रमुख साधन क्या है, तो नहर, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ होगा, आप लोग को बोर्ड पर पहले ही लिख चुके हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिएगा सिंचाई का प्रमुख साधन क्या क्या है, कुआं, नलकूप, तालाब, नदी, बहुउद्देशीय परियोजना। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो कुआं और नलकूप। और नलकूप में देखा जाए तो देखा जाता है कि नलकूप से सबसे ज्यादा मात्रा में शायद यूपी में होता है। कहाँ होता है, यूपी में सिंचाई। यूपी में क्या होता है, सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप के माध्यम से कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। और यहाँ पर देखा जाए तो एक चीज है, दूसरा सबसे प्रमुख साधन क्या है, नहर। नहर में देखा जाए, नहर से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन है, बिहार की सबसे बड़ी नहर कौन है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन है, दक्षिण भारत, उत्तर भारत का सबसे बड़ी नहर कौन है, समझ रहे बात को। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन है, तो ये सारे चीजें आप लोग बोलिएगा। बात ही बिहार, पहले बिहार से बात करते हैं। बिहार की सबसे बड़ी नहर कौन है, त्रिवेणी नहर। कौन है, त्रिवेणी नहर। और ये गंडक नदी से निकलती है। त्रिवेणी नहर कहाँ पर, किस नदी पर बनाया गया है, तो गंडक नदी पर, ठीक। तो ये चीजें क्वेश्चन, और ये बिहार के एग्जाम में आया है क्वेश्चन, ठीक। और फिर भारत की सबसे बड़ी नहर पूछा जाए तो इंदिरा गांधी नहर, ठीक। और उत्तर प्रदेश की नहर पूछा जाए तो शारदा नहर। कौन सा नहर है, शारदा नहर। और पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन होती है, सबसे बड़ी नहर विश्व की सुएज नहर। कौन सी है, सुएज नहर।
और एक होता है, पूछा जाता है उत्तर भारत की सबसे बड़ी नहर कौन है? पूर्वी यमुना नहर। ठीक, पूर्वी यमुना नहर ये होती है क्या? उत्तर भारत की सबसे बड़ी नहर। इतना समझ चुके हैं। ठीक, नहरों में अगर जो बात किया जाए तो ये चीजें आप लोग याद कीजिएगा। ठीक, और पूछा जाए कि तालाब जो होती है तालाब से सिंचाई भारत के सबसे अधिक किस राज्य में होती है? ता से तालाब, ता से तमिलनाडु। ता से तालाब, ता से, याद रखिएगा कि भारत के तालाब से सिंचाई सबसे अधिक मात्रा में किस भारत के कौन से राज्यों में होती है? ता से तमिल तालाब और ता से गलत लिखा रहा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्यों में भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई का माध्यम क्या है? साधन क्या है? तो तालाब है। क्या ना? तालाब। ठीक, तो तालाब जो है भारत में, दक्षिण भारत की, फिर दक्षिण भारत में भी सिंचाई का माध्यम क्या है? तालाब। तमिलनाडु भी ऐसे भी याद रखें, जब तमिलनाडु में सिंचाई का माध्यम बना पड़ा है तालाब, तो तमिलनाडु किधर है? दक्षिण भारत में पड़ता है कि नहीं? तो दक्षिण भारत में भी सिंचाई का माध्यम क्या है देखा जाता है? तालाब। ठीक, और इससे आगे पढ़ेंगे कि मतलब सिंचाई की कौन कौन सी परियोजना है। ठीक, भारत की सिंचाई को कितने परियोजना में बांटा गया है। ठीक, इससे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, आगे देखते हैं। बहुत बढ़िया बात है। अब आगे सुनना कि भारत में क्या पढ़े हम लोग? भारत में सिंचाई व्यवस्था के बारे में। भारत में सिंचाई व्यवस्था में देख चुके हैं सिंचाई क्या है, भारत में सिंचाई का साधन क्या है, और किन किन साधनों से भारत में सिंचाई किन क्षेत्रों में सर्वाधिक की जाती है, किस सिंचाई माध्यम से। अब देखेंगे क्या? भारत में सिंचाई परियोजना। भारत में सिंचाई परियोजना, तो भारत में जो सिंचाई परियोजना होती है इसे 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांट करके। ठीक, और वे 3 भाग कौन है? तो पहला भाग है बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। ठीक, बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कृषि योग भूमि को रखा गया जिसके पास जिसके अंतर्गत कृषि योग भूमि आते हैं कितने हेक्टेयर तक? तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि। कितने भूमि? तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो तो इसकी सिंचाई की व्यवस्था किया जाता है बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से। क्योंकि इन्होंने देखा जाए तो 10,000 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर बराबर होता है लगभग 4 बीघा। 1 हेक्टेयर बराबर कितना भूमि होता है? लगभग 4 बीघा। ठीक, कहने का मतलब 3.59 1 हेक्टेयर बराबर होता है 3.95 बीघा। ठीक, तो इसी प्रकार से देखा जाए तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो जहां पर कृषि योग भूमि हो वहां सिंचाई किसके माध्यम से किया जाता है? तो बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम, क्योंकि बहुत भूमि होती है। 10,000 हेक्टेयर कहने का मतलब 40,000 बीघा भूमि, और देखा जाए तो 40,000 बीघा भूमि। हम लोग बीघा समझते हैं इसलिए बोल रहे हैं। 1 बीघा में कितने कट्ठा होते हैं आप लोग ये भी जानते होंगे? 20 कट्ठा बोलते हैं। 1 बीघा में कितने कट्ठा होते हैं? 20 कट्ठा, और 20 कट्ठा को 1 बीघा कहते हैं। समझ रहे बात को? यहाँ हेक्टेयर की बात किया जाए तो हेक्टेयर की बात करने का मतलब कि 1 हेक्टेयर में कितना भूमि होते हैं? तो लगभग 4 बीघा, यानी 3.95 बीघा। 5 बीघा फाइन कहते हैं, 5 बीघा। ठीक, तो इतना होते भूमि। तो बृहद, शांति सुनिए, बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन सी बहुउद्देशीय पद्धति सिंचाई का कौन से साधन आते हैं? नदी के द्वारा भी होता है, और क्या? बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से किया जाता है। इसके अंतर्गत कितने भूमि होते हैं? कितने भूमि को रखा गया है? तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो इसमें ऐसे भी याद रखिए कि वैसे सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि शामिल हो उसे ही क्या कहते हैं? बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक, और इसमें सिंचाई किसके माध्यम से किया जाता है? किस सिंचाई के किस साधन से? तो बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से सिंचाई, क्योंकि बड़े भूमि है। समझ रहे हो? उसके लिए नलाव जल नलकूप तालाब से कुआं से सिंचाई नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी भूमि में क्या किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ठीक, लेकिन अब आगे देखा जाए, अगला है माध्यम। कौन सी है? मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने भूमि होती है? 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच। 2,000 से 10,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच में हो भूमि,
तो ये आते हैं मध्यम कृषि मध्यम सिंचाई परियोजना, ठीक। और इसके अंतर्गत इसकी सिंचाई का जो साधन है, इसके सिंचाई का साधन क्या, नहर। इसकी सिंचाई का साधन क्या है देखिएगा, तो नहर है। नहरों के द्वारा आराम से किया जा सकता है, ठीक। आगे देखा जाए तो होता है लघु सिंचाई परियोजना। क्या होता है, लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने भूमि आते हैं, तो इसके अंतर्गत वैसे सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम भूमि शामिल हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। और इसका जो सिंचाई का साधन जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन से सिंचाई का साधन आते हैं, तो कुआं, नलकूप, तालाब। कुआं, नलकूप और तालाब। और आप लोग को जहां तक बताया गया है कि भारत में जो सिंचाई का माध्यम है, सर्वाधिक प्रमुख माध्यम क्या है, तो कुआं और नलकूप है। तब अगर जो परियोजना पूछा जाए तो भारत में सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई किस परियोजना के तहत किया जाता है, तो लघु सिंचाई परियोजना के तहत। भारत में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है किस परियोजना के तहत, लघु सिंचाई परियोजना के तहत। क्यों न, क्योंकि भारत के लोगों के पास देखिएगा तो इतना बड़े भूमि है ही नहीं। कितना, 10,000 हेक्टेयर किसी के पास है। थोड़ा थोड़ा भूमि रहता है तो अपना अपना नलकूप करा देता है खेत के पास, और उसी से क्या करता है, खेती कर लिया करता है। तो नलकूप से के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, कुआं के माध्यम से जो कृषि की जाती है, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं। तो भारत में पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस परियोजना के तहत किया जाता है, तो किस परियोजना के तहत किया जाता है, लघु सिंचाई का। जो पूछा जानो कि भारत में सिंचाई का सबसे अधिक सबसे प्रमुख साधन क्या है, साधन पूछे तो साधन में आएगा सिर्फ और कुआं, नलकूप, कुआं एवं नलकूप। तो भारत में सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा साधन क्या है, तो नहर। इससे पहले पढ़े ना, नहर है। लेकिन पूछा जानो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस परियोजना के तहत किया जाता है, किस सिंचाई परियोजना के तहत किया जाता है, तो लघु सिंचाई परियोजना के तहत। क्या इतना बात याद रहेगा आप लोग को। भारत के सिंचाई परियोजना को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। वृहद सिंचाई के अंतर्गत कितने भूमि आते हैं, 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि आते हैं। और अति मध्यम सिंचाई के अंतर्गत कितने भूमि आते हैं, 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि, ठीक। और लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने भूमि, कृषि योग्य भूमि आते हैं, 2000 हेक्टेयर से कम भूमि, कृषि योग्य भूमि को रखा जाता है। और इसका साधन क्या है कृषि करने का, कुआं, तालाब, नलकूप, ये सभी है। और मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत किस सिंचाई किस साधन से किया जाता है कृषि, तो नहर के माध्यम से, ठीक। तो इतना समझ चुके हैं, इतना समझ चुके हैं। पहले इस बोर्ड पर जो लिखा है नोट कीजिए, उसके बाद आगे आते हैं। अब आइए आगे हम देखते हैं। भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांट कर पढ़ चुके हैं। और देखेंगे हम लोग कि भारत में जो है सिंचाई का माध्यम जो है सर्वाधिक, क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक सिंचाई परियोजना, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस परियोजना के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा नन्नू, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस परियोजना के अंतर्गत होता है, तो आप लोग को पता ही होगा। भारत में सबसे अधिक सिंचाई का माध्यम क्या था, कुआं और नलकूप। और कुआं और नलकूप किसके अंतर्गत आता था, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इसका सही आंसर। इस तरह प्रश्न आएगा तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक। अब आगे सुनिएगा, जल संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर के, जल संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर के भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति, क्या राष्ट्रीय जल नीति लाई। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा किया कब, 1987 में। कब की है, 1987 में। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति भी बोल सकते हैं। पहली बार घोषणा कब किया, राष्ट्रीय जल नीति की भारत सरकार ने, किस लिए, तो जल संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर के, ठीक। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा भारत सरकार ने किस वर्ष किया, तो 1947 ईस्वी में, सॉरी 87 बोल दिए, 1987 ईस्वी में। और इस राष्ट्रीय जल नीति में 2 बार संशोधन हुआ। कितने बार संशोधन हुआ, 2 बार। पहली बार 2 बार ही याद हुआ तो 2002 में, समझ रहे, 2 बार बोले तो 2002 में। प्रथम बार संशोधन कब हुआ, 2002 में। और दूसरी बार संशोधन हुआ जब हम मैट्रिक पास किए।
2012 में, ठीक। और दूसरी बार संशोधन कब हुआ? 2012 में, इतना रखेंगे हम, ठीक। और आप लोग जानते होंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। दोनों सेम डे थे। जल गिरा पृथ्वी पर, पहले जल तब पृथ्वी, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक। अब आगे सुनिए, इतना समझ चुके हैं। एक होता है क्या? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया है 83 में ही, उससे पहले, ठीक, 1983 ईस्वी में किया गया। और इसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्या कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब हुआ? ये दोनों देखिए, दोनों लगता है एक ही जैसा है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब? 1947 को, लेकिन सॉरी 1987 को। 87 एक मिनट हमको बुला रहा है। 87 में, कब? 87 में। और ये जो है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया है? 1983 में, ठीक। और आगे देखेंगे सिंचाई की कुछ विधियां हैं जो एग्जाम में आता है, उस चीज को भी समझेंगे। एक होता है ड्रिप सिंचाई। क्या होता है? ड्रिप सिंचाई। एक होता है ड्रिप सिंचाई, एक होता है फर्टिगेशन सिंचाई। ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन सिंचाई, दोनों का कंसेप्ट लिया गया है इजराइल से। दोनों का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? इजराइल से। कह सकते हैं कि ये दोनों सिंचाई का जन्मदाता कौन है? इजराइल है। कौन है? इजराइल, ठीक। तो पहले समझेंगे ड्रिप सिंचाई की क्या है। ये एक तकनीक है जिसके विधि से क्या किया, सिंचाई का एक तकनीक होते हैं। इसमें क्या होते हैं कि बूंद बूंद करके पौधों को, बूंद बूंद टपका कर पौधों के जड़ों में पानी का बूंद बूंद टपका करके उसे सिंचाई की जाती है, ठीक। और इसी तकनीक को क्या कहते हैं? ड्रिप सिंचाई। और ऐसा कहां पर देखने को मिलता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है ना, राजस्थान में ड्रिप सिंचाई क्या, कहां पर? राजस्थान में क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय इलाका पाए जाते हैं और यहाँ पर बूंद बूंद पानी दिया जाता है जड़ों को, ठीक। अब आगे अगला क्या है? इसमें जल के साथ घुलनशील उर्वरक को मिला करके पौधों तक पहुंचाया जाता है। जल के साथ सिंचाई का वैसी तकनीक जिसमें जल के साथ घुलनशील उर्वरक को मिलाकर पौधों तक पहुंचाया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? फर्टिगेशन सिंचाई। क्या कहते हैं? फर्टिगेशन सिंचाई कहते हैं, ठीक। तो ड्रिप सिंचाई का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? इजराइल से। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भारत के किस राज्य में की जाती है सिंचाई? तो राजस्थान। क्या है? राजस्थान। अब आगे नदी जोड़ो परियोजना। क्या है? नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना कोई बड़ी बात नहीं। इसमें नदी जोड़ो परियोजना क्या होते हैं? तो शांति सुनिए, आप लोग कभी देखे होंगे नदियां, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया? 2 प्रकार की होती है नदियां, जानते हैं आप लोग? जानते हैं नहीं? तो यहाँ पर देखिए, हिमालय की नदियां होती है, एक हिमालय की नदियां होता है, एक प्रायद्वीपीय पठार की नदियां होती है। प्रायद्वीपीय हिमालय की नदियां में 12 मासी जल रहती हैं, 12 मास तक रहते हैं जल, इसमें हमेशा बहते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नदियां कि समय के अनुसार क्या होता है, उसमें नदी से पानी सूख जाती है, उसमें पानी 12 मासी पानी, मतलब उसमें 12 माह तक पानी नहीं रहता, ठीक। और इसे क्या किया गया तो वो भारत नदी जोड़ो परियोजना बनाया गया, जिससे क्या किया जा सकता है? बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता है। बाढ़ पर क्या किया जा सकता है? नियंत्रण। यानी जिस नदी में ज्यादा पानी है उसको दूसरी नदी में जोड़ करके दूसरी नदी में पहुंचाया जाए और उससे क्या किया जाए? सिंचाई किया जाए, बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए। बस में रहे। तो कई नदी जोड़ो परियोजना है, उसको नोट में देख लेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे, कोई ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर तक देखा जाए कि भारत की जो सिंचाई का जो जितने भी थ्योरी था पूरा चैप्टर इसमें पढ़ चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं आता, ठीक। और इसके बाद कल के सेशन में इसका देखेंगे क्वेश्चन, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे कल के सेशन में, ठीक। तो आज इतना ही रखते हैं। तो नदी, और एक चीज सुनिएगा, नदी जोड़ो परियोजना को देख लेना, ठीक। नदी जोड़ो परियोजना की देख लेना कौन कौन सी चीजें हैं, और जो बचेगा बाकी हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। कल क्वेश्चन देखते हैं और ये चैप्टर कल समाप्त हो जाएगा, अगले दिन अगले 8वां चैप्टर शुरू होगा, ठीक।